चलें भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है कंपाउंड। तो कंपाउंड से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे जाते हैं। कंपाउंड का लिख लें, सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू आर मोर एलिमेंट्स केमिकली combine टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशो बाय मास। जी, तो इसका मतलब क्या है कि कंपाउंड इस तरह की चीज को कहते हैं जो कि दो या दो से ज्यादा अनासर से बना हुआ हो, और अनासर जब आपस में मिलेंगे तो वो केमिकली कंबाइन होंगे। यानी कि दो एलिमेंट आपस में रिएक्शन करेंगे केमिकली और कंबाइन हो जाएंगे एक फिक्स्ड रेशो के तहत, बाय मास यानी कि वजन के हिसाब से। कि जैसे मिसाल तौर पर वाटर एक कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड की अगर हम बात करेंगे तो इसमें दो एलिमेंट आपस में मिले हों, जैसे एक हाइड्रोजन एलिमेंट और एक ऑक्सीजन एलिमेंट। लेकिन अगर एटम की बात करेंगे तो दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम। एटम के हिसाब से ये तीन एटम होंगे, लेकिन एलिमेंट के हिसाब से क्योंकि एक ऑक्सीजन एलिमेंट इस्तेमाल हुआ है और दूसरा हाइड्रोजन इस्तेमाल हुआ है, तो हमारे पास दो एलिमेंट है। तो एलिमेंट के हिसाब से दो एलिमेंट, तो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जो केमिकली कंबाइन हो जाते हैं इन अ फिक्स्ड रेशो, एक रेशो के तहत, बाय मास वजन के लिहाज से। जैसे हाइड्रोजन का जो है ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन जो है बॉन्डिंग करते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है कि वाटर के जो एक मॉलिक्यूल है उसके साथ एक ऑक्सीजन में दो हाइड्रोजन अटैच होते हैं, तब जाके जो है वाटर बनता है। और इस हिसाब से ये जो वाटर है एक कंपाउंड है। क्लियर? चलें आगे जाते हैं इसके एग्जाम्पल में। कंपाउंड बाय अ केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन यानी कि O2। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है जिसमें केमिकली कॉम्बिनेशन हुआ है एक कार्बन और दो ऑक्सीजन के दरमियान। एक कार्बन और दो ऑक्सीजन के दरमियान केमिकली कॉम्बिनेशन हुआ है, और तब जाके क्या हुआ है, एक कंपाउंड बना है। क्लियर है? जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरीके से वाटर भी एक कंपाउंड है जिसमें केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ है। अब केमिकल में जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले हैं आपस में, लेकिन इन फिक्स्ड रेशो, जैसे कि 1:2 बाय मास, वजन के हिसाब से। अब आप कहोगे सर ये मास क्या है? देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इसमें हाइड्रोजन दो इस्तेमाल हुए हैं, ऑक्सीजन एक इस्तेमाल हुआ है तादाद के हिसाब से। लेकिन अगर वजन के हिसाब से कहेंगे तो हाइड्रोजन का वजन 1 ग्राम है, ऑक्सीजन का 16 ग्राम है। क्योंकि हाइड्रोजन दो इस्तेमाल हुए हैं तो 2 ग्राम, और ऑक्सीजन एक इस्तेमाल हुआ है तो 16 ग्राम। अगर इसका रेशो निकालेंगे तो देखें 1:8 आया है। यानी कि ये जो है रेशो के तहत मिले हैं, यानी कि 8 ग्राम ऑक्सीजन और 1 ग्राम हाइड्रोजन हम लेंगे, तब जाके हमारे पास पानी का, यानी कि इस रेशो के हिसाब से 8 ग्राम ऑक्सीजन और 1 ग्राम हाइड्रोजन, इस हिसाब से हम लेते जाएंगे, तब जाके हमारे पास कंपाउंड बनता जाएगा। क्लियर है? तो एक फिक्स्ड रेशो के तहत कॉम्बिनेशन हो रहा है दो अलग एलिमेंट का जो आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं, तब जाके हमारे पास कंपाउंड बनते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इन कंपाउंड्स यानी कि कंपाउंड्स में एलिमेंट लूज देयर ऑन प्रॉपर्टीज एंड प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस यानी कि कंपाउंड दैट हैव इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इसका क्या मतलब है? देखें, इसका मतलब यह है कि कंपाउंड के अंदर जितने भी जो एलिमेंट होते हैं, वो एलिमेंट जब होते हैं तो उनके प्रॉपर्टीज और होते हैं। एलिमेंट लूज देयर ऑन प्रॉपर्टीज एंड प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस, यानी कि जब भी एलिमेंट आपस में मिलते हैं और कंपाउंड बनाते हैं, तो वो जो एलिमेंट बिफोर द कंपाउंड उनके अंदर जो प्रॉपर्टीज थे, तो वो प्रॉपर्टीज उनमें नहीं रहते। इसका मतलब ये है कि एलिमेंट अगर एलिमेंट के फॉर्म में होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज अलग होते हैं, और जब वो कंबाइन होके एक कंपाउंड बनाते हैं तो कंपाउंड के अंदर प्रॉपर्टीज और होंगे, और इंटायरली प्रॉपर्टीज और होंगे। यानी कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टीज आपको कंपाउंड के अंदर नहीं मिलेगा जिस एलिमेंटों से वो कंपाउंड बना हुआ है। देखिए एलिमेंट आपस में कंबाइन हो जाते हैं और कंपाउंड बनता है।
यही एलिमेंट अगर अलग फॉर्म में होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज और होती है, और जब ये कंबाइन होते हैं और कंपाउंड बनाते हैं तो कंपाउंड के प्रॉपर्टीज टोटली जो है चेंज होते हैं उन एलिमेंटों से जिनसे ये कंपाउंड बना हुआ है। क्लियर। दूसरी प्रॉपर्टीज इसका है कि कंपाउंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इट्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। सिंपल फिजिकल मेथड जो होते हैं, आम जो मेथड होते हैं, उन आम मेथड्स को अप्लाई करते हुए हम किसी भी कंपाउंड को उनके एलिमेंटों के फॉर्म में नहीं ला सकते। यानी कि जो फिजिकल मेथड कोई भी होगा उसके मुताबिक हम किसी भी कंपाउंड को तोड़कर उससे उसके एलिमेंट जुदा नहीं कर सकते। बाय फोर्स करके ये चीजें हम कर सकते हैं, लेकिन सिंपल मेथड से हम किसी कंपाउंड को इस तरह तोड़ नहीं सकते, एलिमेंटों के फॉर्म में दोबारा नहीं ला सकते। ठीक है भाई। एलिमेंट केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास एंड फॉर्म कंपाउंड। यानी कि जो एलिमेंट है जो मिलके कंपाउंड बनाते हैं वो आपस में एक फिक्स रेशियो के तहत आपस में मिलते हैं, बाय मास वजन के रेशियो के हिसाब से आपस में मिलेंगे, और मिलने के बाद वो कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि पानी के केस में हमने पढ़ा था कि 1:8 के तहत जो है 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन इस रेशियो के हिसाब से मिलते जाएंगे, तब हमारे पास पानी का मॉलिक्यूल बनेगा। क्लियर है, जो कि एक कंपाउंड है। चौथी प्रॉपर्टीज, ऑल कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंट बाय अ सिंपल केमिकल फार्मूला। यानी कि जितने भी एलिमेंट कंबाइन होकर जो कंपाउंड बनाएंगे उन कंपाउंड को हम सिंपल केमिकल फार्मूला के तहत शो करेंगे। जैसे कि वाटर, जैसे हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन हुआ तो H2O बन गया, जो कि एक कंपाउंड है। अब H2 एंड O में मैंने जब वाटर है उसको H2O के फॉर्म में शो किया, यही इसी का जो है केमिकल फार्मूला है। यानी कि जब भी एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे और कंपाउंड बनेगा तो उस कंपाउंड को आ, हम सिंबल के फॉर्म में शो कर सकते हैं, जिनको हम कहते हैं सिंपल केमिकल फार्मूला या कह लें केमिकल फार्मूला। ओके भाई। अब आगे जो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स की अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो हमारे पास जो कंपाउंड है, कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। तो पहले हम पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड्स। देखिए आयनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो आयनिक कंपाउंड क्या है? द कंपाउंड दैट कंटेन अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस हेल्ड टुगेदर बाय आयनिक बॉन्ड आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर अपोजिटिवली चार्ज्ड आयन हो और जो आपस में कंबाइन हो जाएं और उनके दरम्यान एक बॉन्ड बने, तो उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। लेकिन इसको समझने से पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि ये आयंस क्या है। पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ये आयंस क्या होता है। तो आयंस असल में एटम की एक फॉर्म है। आयन क्या है? फॉर्म ऑफ एटम। ये क्या है? फॉर्म ऑफ एटम, एटम की एक हालत है। अब आप कहोगे सर एटम की क्या हालत है, मतलब कैसे? ठीक है भाई, एटम आयन की हालत में आ जाता है, लेकिन तब जब कोई भी एटम या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे या उससे एक इलेक्ट्रॉन निकले। यानी कि एक एटम के अंदर या इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए या कम हो जाए। कोई भी एटम है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है या इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो उस कंडीशन में उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद में फर्क आता है, तो वो आयन कहलाता है। एटम की अगर हम बात करेंगे तो हमेशा एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब भी किसी एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होगी तब तक उसको हम एटम कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसके इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती है, दैट्स वाई वो फिर आयन कहलाएगा। इसी तरीके से कोई भी एटम या इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है तो उसके प्रोटॉन की तादाद बाद में ज्यादा उसके पास रह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन उसके कम हो जाते हैं, तो उस केस में वो एटम भी एक आयन कहलाता है। फिर आगे जाके हम पढ़ेंगे कि आयन के जो है कैटायन और एनायन दो अलग के जो है इसके टाइप होते हैं। तो इससे क्या देखें, जैसे एक आपके पास है सोडियम और एक है क्लोरीन। अब सोडियम एक
इलेक्ट्रॉन अपना इसको देता है, क्लोरीन को। जिससे क्या हो रहा है, वैसे सोडियम के पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन, और क्लोरीन के पास होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन। ठीक है भाई, ओरिजिनली। लेकिन जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है, जब भी क्लोरीन इसके करीब आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन एक इसको दे देगा। जिससे क्या हो जाएगा, इसके अब बचते हैं 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन। और इसके एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसने गेन किया तो हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन इसी तरीके से 17 है, क्योंकि शेयरिंग सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो है चेंज हुए हैं, बाकी प्रोटॉन की तादाद उसी तरह रहेगी। लेकिन इसके 11 से 10 इलेक्ट्रॉन हुए, तो इसके बाद में कितने क्या बचे, प्रोटॉन 11 बचे, इलेक्ट्रॉन 10 बचे। तो प्रोटॉन और 11 को अगर हम माइनस करेंगे तो एक प्रोटॉन ज्यादा है, तो इस वजह से इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरीके से क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लिया जो कि 18 इलेक्ट्रॉन हुए। प्रोटॉनों से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ है, तो इस वजह से क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव आएगा। अब जो इसी तरीके से ये भी अब आयन बन गया है, सोडियम, और ये क्लोरीन भी एक आयन बन गया है। क्लियर है। अब होता क्या है, जब सोडियम और क्लोरीन आपस में करीब आते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है, और इस तरीके से इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है। जब सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, जब भी किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए या नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, और उस बॉन्ड को वैसे कहा जाता है आयनिक बॉन्ड। ठीक है भाई। तो इसी तरीके से दो एटम जब आपस में करीब आते हैं, एक के इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, दूसरे को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो वो एक अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा होता है तो दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को ले रहा होता है, जिसके बाद एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिससे ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं, उनके दरमियान एक आयनिक बॉन्ड बनता है। इस तरह के आयनिक बॉन्ड किसी भी कंपाउंड के दरमियान बने तो उसी को असल में आयनिक कंपाउंड कहा जाता है। अब देखें, पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। कंपाउंड्स दैट contains a positively charged ions held together by ionic bond are called ionic compound। मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिवली चार्ज हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब क्या हुए, ये अपोजिटिव चार्ज हुए। अब ये भी कैट सोडियम भी आयन है, क्लोरीन भी आयन है। तो अपोजिटिवली चार्ज आयंस हेल्ड टुगेदर, जो आपस में मिले हुए हों, मिल जाएं, उनके दरमियान आयनिक बॉन्ड बने, तब उस तरह के कंपाउंड को जिनके दरमियान पॉजिटिव और आयनिक बॉन्ड है, और उनमें एक पॉजिटिव आयन हो और एक नेगेटिव आयन हो, और उनके दरमियान एक आयनिक बॉन्ड बने, इस तरह के कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड कहा जाता है। क्लियर है भाई। और इसके एग्जांपल हैं सोडियम क्लोराइड। अच्छा जी, नेगेटिव जिसके ऊपर आ जाएगा ना, तो उसको इस तरह RIDE दिया जाता है। IDE उनमें आपको ज्यादा नजर आएगा, ज्यादा केसेस में। जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम ब्रोमाइड। ठीक है भाई, ये इनके जो है सिंपल है, सोडियम क्लोराइड के सिंपल, ये पोटाशियम ब्रोमाइड के सिंपल, इसी तरह कॉपर सल्फर है। तो ये आपके क्या है, आयनिक कंपाउंड है। प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके अंदर क्या क्या खसूसियात होते हैं। आयनिक कंपाउंड डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म। इसका मतलब यह है कि आपके जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं मिलते, वो हमेशा कंपाउंड के फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है। दे फॉर्म अ थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल लेटाइस, यानी कि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर वाले होंगे। जैसे कि सोडियम की बात करें या साल्ट आपको नजर आ रहा है ना, तो ये 3 डायमेंशनल इनको कहा जाता है। इस तरीके से इनका जो है शेप होता है। क्लियर है भाई। इस तरीके से यानी कि अपना इनका जो है जैसे कि आपके पास जो है नमक का जो शेप होता है, इसी तरीके से इनका जो है यानी कि शेप होगा। क्लियर है भाई। नमक की तरह आपको नजर आएंगे। यहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। ये आपके पास कुछ कंपाउंड है और उनके केमिकल फार्मूला दिए हुए हैं। वाटर का केमिकल फार्मूला है H2O, यानी कि वाटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर एक कंपाउंड के अंदर 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होता है।
सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट वो साल्ट होता है जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, इसका फार्मूला है सोडियम एंड क्लोराइड। क्लियर है भाई। इसी तरीके से हमारे पास जो मिट्टी है सैंड, उसका फार्मूला है सिलिकॉन डाई ऑक्साइड, इसको कहते हैं SiO2। इसी तरह सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जिसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं, इसका फार्मूला है, केमिकल फार्मूला सोडियम सोडियम ऑक्साइड, यानी कि सोडियम OH। सोडियम कार्बोनेट जिसको वाशिंग सोडा भी कहा जाता है, इसका फार्मूला है Na2CO3, और 10 मोल जो है वो है वाटर के। इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी कहा जाता है, और इसका फार्मूला है कैल्शियम मोनोऑक्साइड, यानी कि एक ऑक्सीजन। कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसको लाइमस्टोन भी कहा जाता है, जिसमें कैल्शियम CO3 इसका फार्मूला है। शुगर जो होता है इसको ग्लूकोज भी कहते हैं। हाँ, शुगर, ये जो आपका फार्मूला है, शुगर असल में ज्यादातर सक्रोज को कहा जाता है, और सक्रोज बना हुआ है ग्लूकोज से। तो सक्रोज का फार्मूला है कार्बन 12, हाइड्रोजन 22, ऑक्सीजन 11, 12 22 11, CHO 12 22 11। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है H2SO4, और अमोनिया का फार्मूला है NH3। तो आगे हमारे पास है कोवलेंट कंपाउंड। Covalent compound. Compounds formed by the sharing of electron between different atoms are called covalent compounds। कि ऐसे कंपाउंड जो बने दो डिफरेंट एटम के इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने की वजह से, जैसे एक एटम ये है, अब ये आपका दूसरा एटम है, अब ये एटम क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, एक अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है दूसरे के साथ। यानी कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर रहा है, एक एटम क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे देता है। अब जो आयनिक में हमने पढ़ा था, आयनिक में ये होता है कि उसका इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली एक से निकल कर दूसरे में आता था, जिसमें सोडियम में आपने देखा था उसके क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन थे वो कम हो रहे थे, और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे थे। इसका मतलब यह है कि एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे में पूरी तरीके से जा रहा था, जो कि आयनिक बॉन्ड में इस तरह हो रहा था, यानी कि आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड बन रहा था आयनिक कंपाउंड में। लेकिन इसमें ऐसा होता है कि आपके पास जो कोवलेंट बॉन्ड है, इसमें ये होगा कि एक एटम आपके पास ये है, ये एक दूसरा एटम है, इसमें आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली शेयरिंग नहीं होता। यानी कि इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर बीच में आ जाएगा, और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाएगा, यानी कि दोनों के इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाएंगे। क्लियर है। दोनों के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएंगे, बीच में आ जाएंगे, जिसको मैं दूसरे कलर से आपको शो करवाता हूँ। दोनों के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह बीच में आते हैं। तो उसके बाद वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो दोनों जगहों पे नहीं जाएंगे, बल्कि फिर क्या करेंगे, बीच में इस तरह सर्कुलेट होते रहेंगे। तो दो एटम आपस में जिनके इलेक्ट्रॉन करीब आते हैं, और एक नए शेल में, एक नए यानी कि एरिया पे सर्कल करना स्टार्ट करते हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ रहा, और इसका इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ रहा, बल्कि बीच में इस तरह आ जाते हैं, और यहाँ पे सर्कुलेट यानी कि सेंटर पे सर्कुलेट करना स्टार्ट करते हैं। अब इस तरह के मतलब इस तरह एटमों के अंदर इनके इलेक्ट्रॉन बीच में आके यानी कि क्या करें, इस तरह बैठ जाएं। मतलब एक एटम से ना कोई इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और ना दूसरे एटम में कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है, बल्कि दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाते हैं और दोनों एटमों के। और वहां पे जो है ये दो भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन बीच में आके जो है क्या करेंगे, इस तरह घूमते रहेंगे, तो उनको हम कहेंगे कोवलेंट कंपाउंड। तो यही है, मतलब देखें कोवलेंट कंपाउंड क्या है, कंपाउंड फाउंड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन डिफरेंट एटम्स, यानी कि दो अलग एटम या दो से ज्यादा डिफरेंट एटम्स आपस में आ जाएंगे और आपस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे। और ये जो शेयरिंग होगा ये म्यूचुअल शेयरिंग होगा, कंप्लीट शेयरिंग नहीं होगा, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन एक एटम दूसरे एटम को अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, बल्कि दोनों या दो से ज्यादा जितने भी एटम होंगे वो शेयर करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली, ताकि एक दूसरे की जरूरत को पूरा कर सकें और एक दूसरे की शेल को कंप्लीट कर सकें। समझ आया। तो इसके एग्जांपल है कोवलेंट कंपाउंड के वाटर, वाटर में भी इसी तरह हो रहा है कि इनके इलेक्ट्रॉन जैसे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन निकलते नहीं है। ठीक है भाई।
उधर ही शेयरिंग करते हैं। और इसी तरीके से आपका दूसरा एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, लिखना है यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। मीथेन है, मीथेन का है CH4। ये सारे आपके एग्जांपल हैं कोवलेंट कंपाउंड के। कोवलेंट कंपाउंड के प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। कोवलेंट कंपाउंड मोस्टली मॉलिक्यूलर फॉर्म में हमें मिलते हैं। जैसे आयनिक कंपाउंड वाले थे वो मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते थे, ये कोवलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अ मॉलिक्यूल इज द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड। यानी कोई भी जो मॉलिक्यूल होता है वो असल में कोवलेंट कंपाउंड को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यानी कि जितने मॉलिक्यूल होते हैं, ट्रू मॉलिक्यूल होते हैं, उनके अंदर कोवलेंट कंपाउंड होता है। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला, और उनको भी इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला के मुताबिक शो किया जाता है। जैसे ये आपको इधर H2O, HCl, H2SO4 और CH4, ये इसी के मॉलिक्यूलर फार्मूला है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया है। देखिए भाई, मिक्सचर सब्सटेंस हमने पढ़ लिया है। अब इसका दूसरा हिस्सा है मैटर का, जिसको मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर क्या है? अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट आर कंपाउंड फिजिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ रेशो बाय मास इज कॉल्ड मिक्सचर। इसका मतलब यह है कि जब दो या दो से ज्यादा अनासर या कंपाउंड जब आपस में कंबाइन होंगे एक फिक्स्ड रेशियो के तहत, कंपाउंड आपस में, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड या अनासर आपस में, एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे फिक्स रेशियो के तहत, तो उसको हम मिक्सचर कहेंगे। क्लियर है भाई? यानी कि दो अलग सब्सटेंस जब आपस में, जो दो अलग सब्सटेंस आपस में क्या हो जाएंगे, जब कंबाइन हो जाएंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? मिक्सचर कहेंगे। क्लियर है भाई? जो दो अलग सब्सटेंस आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो उसी को असल में मिक्सचर कहा जाता है। मिक्सचर की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। द कंपोनेंट सब्सटेंस रिटेन देयर ओन केमिकल आइडेंटिटीज एंड प्रॉपर्टीज। यानी कि जो मिक्सचर होता है, कंपाउंड में ये था कि दो सब्सटेंस मिलते थे, दो एलिमेंट आपस में मिलते थे तो कंपाउंड बनता था। तो कंपाउंड के अंदर वो तमाम नए प्रॉपर्टीज होते थे जो पिछले वाले एलिमेंटों में नहीं होते थे। लेकिन मिक्सचर में ये होता है कि जब दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स आप कंबाइन करेंगे, रिटेन देयर ऑन प्रॉपर्टीज, यानी कि उन एलिमेंटों के प्रॉपर्टीज में कोई तब्दीली नहीं आएगी। ठीक है? उनकी आइडेंटिटी बरकरार रहेगी, उनके प्रॉपर्टीज में कोई तब्दीली नहीं आएगी। जैसे कि पानी के, देखें, पानी है और चीनी है, नमक है। अब पानी के अंदर मैं अगर मतलब चीनी डालूं या नमक डालूं, तो वो मुझे पता चलेगा कि भाई मैंने पानी के अंदर क्या चीज डाला है, जिसमें चीनी और नमक या पानी अपना जो प्रॉपर्टी है वो उसी तरह बरकरार रखते हैं। जब भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिल जाएं, कंपाउंड आपस में मिल जाएं, एलिमेंट आपस में मिल जाएं, जिसमें नई चीज बने, अगर उनके अंदर पिछले वाले एलिमेंटों के प्रॉपर्टीज बाकी रहते हैं, तो इस तरह के कंपाउंड यानी कि इस तरह के जो चीजों को मिक्सचर कहा जाता है। अगर दो चीजें आपस में मिल जाएं और उनमें प्रॉपर्टी नए आ जाएं तो उसको हम कंपाउंड कहते हैं। अगर दो चीजें मिलें और उनमें नए प्रॉपर्टीज नहीं आए, बल्कि उनके अंदर प्रॉपर्टीज उन चीजों के हों जिन चीजों से वो बना हुआ है, तो इस तरह के चीजें जब कंबाइन होती हैं तो मिक्सचर बनाती हैं। क्लियर है भाई? मिक्सचर कैन बी सेपरेट इनटू पेरेंट कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। यानी कि जो मिक्सचर होता है उसको हम जुदा कर सकते हैं फिजिकल मेथड से। जैसे पानी के अंदर मैं नमक डालूं और पानी के अंदर नमक को डाल के इसको मिक्स कर दूं, डिजोल्व हो जाएगा। तो उसको मैं अगर आग पे जो है तवे पे रखूं और तवे को गर्म करूं, तो उससे क्या हो जाएगा? पानी तो उड़ जाएगा लेकिन नमक उधर रहेगा बाकी। तो इसका मतलब हम मिक्सचर के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं उनको हम जुदा आसानी से कर सकते हैं, बल्कि कंपाउंड को हम इस तरह आसानी से उसके अंदर चीजों को जुदा हम नहीं कर सकते। जिनमें से हम मिक्सचरों को जुदा कर सकते हैं, एक प्रोसेस है डिस्टिलेशन, दूसरा है फिल्ट्रेशन, तीसरा है एवापोरेशन, चौथा है परसिपिटेशन, और उसी को है मैग्नेटाइजेशन भी कह सकते हैं। यानी कि एक दूसरा टाइप है मिक्सचर के। टाइप ऑफ मिक्सचर्स लिखें। मिक्सचर कैन बी क्लासिफाइड एज टाइप ऑफ मिक्सचर्स। तो आगे जाते हैं, इसको स्टार्ट लिखें आप लोग। मिक्सचर दो तरह के होते हैं, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर, दूसरे होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर,
देखिए, हम मिक्सचर जब बनाते हैं तो कुछ मिक्सचर ऐसे होते हैं जिसमें से एक चीज यानी कि सैल्यूट को अगर हम सॉल्वेंट में डालते हैं तो वो पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाता है। जैसे जो है शुगर जो है हमारे पास है या साल्ट हमारे पास है, उनको अगर इसको हम अगर उन चीज़ों को अगर इन चीज़ों को हम वाटर में डालें, जैसे शुगर और वाटर को मिक्सअप करें, शुगर को पानी में डालें तो वो डिजॉल्व हो जाता है और पूरी तरीके से शुगर गायब हो जाएगा उसके अंदर। तो इसका मतलब ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन मैं अगर क्या करूँ, सैंड यानी कि जो मिट्टी है उसको अगर मैं पानी में डालूं तो वो पानी में मिल तो जाएगा लेकिन पूरी तरीके से ये गायब नहीं होगा, बल्कि मुझे पानी के अंदर मिट्टी नजर आएगा। तो इस तरह के मिक्सचर को कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो पानी के अंदर अगर शुगर डालोगे तो वो डिजोल्व हो जाता है, नमक डालोगे तो डिजोल्व हो जाता है। तो इसमें जो मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर को कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर्स दैट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। यानी एक ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर एक ही कंपोजिशन वाले चीजें हों, यानी कि केमिकली उनकी कंपोजिशन सेम होगी। दो चीजें जो आप मिक्स कर रहे हो, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, अगर उनकी केमिकल कंपोजिशन यूनिफॉर्म हुई, एक जैसी हुई, एक दूसरे की तरफ रिएक्शन करने के लिए हुई और कर जाते हैं, तो इसमें जो मिक्सचर बनेगा वो होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। जैसे हवा है, हवा के अंदर बहुत सारे गैसेस हैं, लेकिन हवा जब हम बाहर जाते हैं तो हम कहते हैं हवा है, लेकिन कभी हम ये नहीं कहते कि भाई ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। हम जानते हैं कि उनके अंदर ये चीजें हैं, लेकिन ये चीजें हम देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास जितनी भी चीजें जो आपस में मिल रहे हैं एयर में, गैसेज, वो सारों की यूनिफॉर्म जो कंपोजिशन है वो सिमिलर है, जिसमें ये डिसॉल्व हो जाते हैं और हमें ये नजर नहीं आते एयर में। ठीक है भाई। इसी तरीके से गैसोलीन है, इसी तरीके से आपका आइसक्रीम भी होमोजीनियस मिक्स, इसी तरीके से हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी होते हैं। मिक्सचर दैट डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एक ऐसा मिक्सचर जो ऐसी चीजों से बना हुआ है जिनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है, यानी कि एक जैसी नहीं है। जैसे सैंड और वाटर, इनकी कंपोजिशन एक जैसी नहीं है, दैट्स वाई पानी के अंदर हमें सैंड नजर आता है। तो पानी के अंदर सैंड डालोगे और एक मिक्सचर बनेगा, उसको कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और पानी के अंदर अगर आप शुगर डालते हैं तो ये एक मिक्सचर बनता है, उसको कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ये दो एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को समझने के लिए, लेकिन इनकी मिसालें बहुत सारे हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हमारे पास मिट्टी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि मिट्टी को आप उठाओ इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट आपको जो है रॉक्स नजर आएंगे, डिफरेंट पार्टिकल्स नजर आएंगे। रॉक्स होता है या लकड़ी होता है, लकड़ी भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। जो हल हो वो होमोजीनियस है एंड जो हल ना हो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। जी जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरीके से।